रमदान 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 रमदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू। हमारा प्रोग्राम रमज़ान हमारे साथ जो है उसमें लाइव हम आपके सामने हाज़िर हैं। रमज़ान हमारे साथ तो है लेकिन कुछ दिन और मज़ीद शायद मेहमान है हमारा, और ज़रूरत इस अमर की है कि हम रमज़ान की सातें जो हैं वो भरपूर अंदाज में उसको गुजारें और जो आखिरी ताक रातें इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इस्लाम चैनल उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो आप तक इंफॉर्मेटिव इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स भी लेकर आता रहे ताकि आपके नॉलेज में, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा जो होता रहे। कोरोना वायरस के हवाले से आज हमारी जो डिस्कशन है वो होगी और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर अहमद, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम सवालात करेंगे, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी जानेंगे। व्यूअर्स, जब से कोरोना वायरस का ये बहरान जो है वो स्टार्ट हुआ है, इसका आगाज़ हुआ है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल होने को हैं। दुनिया ने बेशुमार तब्दीलियां देखी हैं। एक दुनिया की जो इकॉनमी है वो तब्दील होकर रह गई है, लोगों की सोच तब्दील होकर रह गई है, लोगों की जहनी हालत तब्दील होकर रह गई है। इसको अगर हम देखें तो हुकूमतों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश रहे हैं, ख़ानदानों में चैलेंजेस दरपेश रहे हैं, इनफरादी तौर पे चैलेंजेस जो है वो दरपेश रहे हैं। और जिन हुकूमतों ने बेहतर अंदाज में प्लानिंग की, जिन हुकूमतों ने इसको सीरियस लिया और प्रॉपर स्ट्रेटजी डेवलप की, उन्होंने काफ़ी हद तक इस पर काबू पाने में वो हुकूमतें कामयाब हो गई। इसमें हुकूमत बरतानिया जो है यकीनी तौर पे मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इसको सीरियस लिया। गो के आगाज़ में लोगों ने थोड़ी सी नुक्ताचीनी की थी कि शायद इन्होंने रिस्पॉन्स लेट किया है, लेकिन उसके बाद जब जब इन्होंने इसकी जो स्ट्रेटजी डेवलप की है उसके बेहतर नताइज जो है वो मिले हैं। इसी तरह जिन ख़ानदानों ने इस बीमारी को सीरियस लिया है, SOPs के ऊपर अमल किया है, उन ख़ानदानों में बीमारी जो है वो कम असरअंदाज हो चुकी है। और इनफरादी तौर के ऊपर भी जिन्होंने कोशिश की है कि वो SOPs का ख्याल रखें, हाथ धोएं, बार बार मास्क पहन के बाहर जाएं, और इसके साथ साथ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया उन्होंने सोशली भी, तो उन्होंने भी इस बीमारी से अपने आप को बचाने में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये कि वैक्सीन जो है वो आ चुकी है। बरतानिया की अगर हम बात करें तो हाफ से ज़्यादा जो आबादी है उसकी वैक्सीनेशन जो है वो की जा चुकी है। जो अभी तक के नताइज हैं, केसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से ड्रॉप हुए हैं, अमवात बड़ी तेज़ी से ड्रॉप हुई हैं, और इसकी कामयाबी का सेहरा यकीनी तौर पे हुकूमत बरतानिया को ज़रूर जाता है। हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आम लोगों के ज़हन में मौजूद होते हैं कि आगे क्या होगा, ये वैक्सीनेशंस वगैरह जो है किस तरह से असरअंदाज होंगी, क्या हमारी ज़िंदगियां वापस रूटीन में लौट जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं डॉक्टर तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम अतर साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा व्यूअर्स को अपने बारे में आप अगर बता सकें कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है और आपने पेंडेमिक में किस तरह सर्विसेज सर अंजाम दी हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। मैं शोबा एनेस्थीसिया और ICU स्पेशलिस्ट हूँ, और मेरी जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान से है। और उसके बाद 5 साल तकरीबन मैंने मुत्तहिदा अरब इमारात दुबई में काम किया मज़कूरा शोबे में, और पिछले 2 साल से मैं NHS इंग्लैंड में बतौर एनेस्थीसिया और ICU स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। और इस पेंडेमिक में हमारा जो रोल था वो हरावल दस्ते का था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों में बड़ी मेहनत और जाँ फ़शानी से हमने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सूरत हाल जो बरतानिया है उसमें काफ़ी हौसला अफजा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इन्होंने स्ट्रेटजी डेवलप की कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए, वो कितनी मौसर साबित हुई है, और क्या इस पॉलिसी को उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा? इस पे आपकी क्या राय है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब ये पैंडेमिक शुरू हुई थी, तो जो बरतानिया की हिकमत अमली थी उस वक्त वो गैर वाज़ेह थी। उसमें अगरचे दुनिया में ये वायरस यूरोप में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा था और रोज़ाना की बुनियाद पे कई हज़ार अमवात इटली में हो रही थी। तो इनिशियली जो बरतानिया है उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो कंक्लूसिव नहीं थी। शायद इनके कुछ एक्सपर्ट का ख्याल था कि हमें जो है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना चाहिए, कि यानी इन्फेक्शन को नेचुरली जिस तरीके से वो फैलता है उसे फैलने दिया जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने इसकी कैलकुलेशंस की और मॉर्टेलिटी को 3 या 4% पे रख के देखा आबादी में, तो ये कई लाख अमवात बन रही थी। तो फौरी तौर पे इन्हें अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना पड़ा, और उसके बाद आपके सामने है कि लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन और एक के बाद दूसरा लॉकडाउन होते हुए ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इनिशियली तो मैं कहूँगा कि इनकी शुरू में स्ट्रेटेजी कुछ मुबहम थी, गैर वाज़ेह नहीं थी। इसका नुकसान भी इस मुल्क ने बहुत उठाया। लेकिन एक जिसे कहते हैं कि a stitch in time saves nine, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जब ये वैक्सीन आ चुकी थी, तो इस वक्त इनकी जो स्ट्रेटेजी थी गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की, उस वक्त इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। वो ये थी कि लॉकडाउन को आप मेंटेन रखें, कम से कम लोगों को बाहर निकलने दें, और इस मौके को गनीमत जानते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। और इसमें इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया कि इनिशियली जब ये वैक्सीन रोल आउट हो रही थी, तो एनएचएस ने यहाँ जितनी भी अवेलेबल वैक्सीन का स्टॉक था वो खरीद लिया। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि एक बरतानिया ने मेरे ख्याल में एक हारी हुई जो जंग है उसको जीता है एट द एंड। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पे ये रिज़ल्ट नज़र भी आ रहा है और स्टार्ट्स जो इस चीज़ को शो भी कर रहे हैं। लहरें आ रही हैं, जिस तरह पहली लहर कहा गया, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई, तो क्या कोई चौथी लहर आने के चांसेस भी मौजूद हैं? तमाम मेरे नाजरीन के लिए ये एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक से मुराद ऐसी वबा है जो सरहदों को नहीं मानती, जो अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करती, जो अमीर मुल्कों या गरीब मुल्कों में उसका कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो वबा है इसने पूरी दुनिया को अपनी जो है लपेट में वो लिया हुआ है। अब मेरी ख्याल में कि जब तक पूरी दुनिया महफूज नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक कोई भी महफूज अपने आप को मुकम्मल तौर पे महफूज तस्वुर नहीं कर सकता। इसलिए आप देखते हैं कि इस वक्त अगरचे यूरोप में सिचुएशन बेहतर है, खास तौर पे बरतानिया में, लेकिन आप ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान और जो दूसरे मुल्क हैं उनमें आप अगर देखें तो इस वक्त इसकी एक शदीद तरीन लहर वहाँ जारी है। तो इसमें जो डर होता है वो ये है कि वायरस क्योंकि तेजी से म्यूटेट होता है, उसकी जो हैयत है, शक्लें हैं, वो तब्दील होती हैं। तो एक खतरा ये जरूर रहता है कि कोई ऐसी म्यूटेशन दोबारा ना हो जाए जो इस तमाम वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है, इम्यूनिटी है, उसको बाईपास कर दे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुकम्मल तौर पे कोई भी मुल्क अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं कर सकता जब तक कि इस वबा का पूरी दुनिया से खात्मा ना हो जाए। जी डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पे ये पूरी दुनिया का एक आलमी मसला बन चुका है, लेकिन अगर हम सिर्फ बरतानिया को अगर हम फोकस करें तो हम देखते हैं कि लॉकडाउन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पाबंदियां हट रही हैं। गवर्नमेंट ने जो एक प्लानिंग की थी उसके तहत जो है वो जिस तरह भी नॉन एसेंशियल शॉप्स वगैरह बिजनेसेस ओपन हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में या महीनों में क्या दोबारा ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन में जाया जा सकता है? कोई ऐसी सूरत हाल दोबारा आ सकती है? जहां तक बरतानिया का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसके चांसेस दोबारा लॉकडाउन होने के चांसेस कम हैं। अगरचे जो इस वक्त जो लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स को जमा किया गया है, और रिसेंटली हमारी एक कॉन्फ्रेंस भी थी लीड्स में, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है उन्होंने जो सजेस्ट किया है कि एक और जो छोटी सी लहर है वो कमिंग विंटर में देखी जा सकती है, लेकिन उसकी जो शिद्दत है वो गुज़श्ता लहरों की निस्बत बहुत कम होगी और उसे मैनेज कर लिया जाएगा। इस वक्त जो मेरे ख्याल में ऐसे मुल्क
इंक्लूडिंग बरतानिया, जिन्होंने इस वबा को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, उनके लिए जो अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि वो जो आने वाले और जाने वाले मुसाफिर हैं दूसरे मुल्कों से, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ ये वबा इस वक्त तेज़ी से फैल रही है और उसकी पीक जा रही है, तो उन आने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको अच्छे तरीके से टेस्ट करना और उन्हें क्वारंटीन करना। अगर इसमें कोई भी मुल्क कामयाब रहता है तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अपने आप को किसी भी आने वाले नई लहर या लॉकडाउन उससे महफूज कर लेगा। डॉक्टर साहब, जो इंडिया की मौजूदा सूरत हाल है ये तो इतनी गंभीर है कि मतलब पिछले 1.5-पौने 2 साल से जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, इंडिया में जो मौजूदा स्टैटिस्टिक्स हैं वो इतने डिस्टर्बिंग हैं। केसेस को देख लें, अमवात को देख लें, वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है? अतर साहब और तमाम मेरे व्यूअर्स, इशू ये है कि एक इंसानी फितरत है कि वो कुछ अरसे बाद कोई भी जो ख़तरा होता है उसे वो जो है मिस कैलकुलेट बाज़ कर लेता है। मेरे ख्याल में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ठीक तरह की जो लीडरशिप होनी चाहिए, एक मुहतात लीडरशिप, मेरा ख्याल है उन्होंने वो प्रोवाइड नहीं की। और उनकी जो अपना बिहेवियर था उनके जो लीडर्स का और गवर्नमेंट का, वो ये था कि उन्होंने इस जो पैंडेमिक है उसको इतना सीरियस नहीं लिया, ख़ास तौर पे फर्स्ट वेव के बाद। और उनका जो रवैया था वो आम पब्लिक के लिए कोई अच्छा सबक आमोज नहीं था। इसीलिए आप देखते हैं कि उन्होंने बड़ी-बड़ी जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, रैलीज़ हैं, वो उन्होंने बेखौफ ख़तर करना शुरू कर दी। बड़े-बड़े जो मज़हबी इज्तिमात हैं, वो उन्होंने करने शुरू कर दिए। और एक ख़ास तौर पे जो एक बड़ा की पॉइंट था, की स्ट्रेंथ थी इंडिया की, कि वो खुद वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे थे। तो रादर दैन कि वो उस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के बाद सबसे पहले अपने लोगों में तेज़ी से उसको रोल आउट करते, उन्होंने ये बेहतर समझा कि उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो आप कोविड को इजी नहीं ले सकते जब तक कि आपने कम से कम 50 से 60% लोगों को अपनी कंट्री में वैक्सीनेट ना कर दिया गया हो। तो इंडिया में उन्होंने वैक्सीनेशन तो 1 से 2% लोगों की, लेकिन वो खुद से एक मेरे ख्याल में कि एक अपने ताईं उन्होंने तसव्वुर कर लिया कि वो इससे महफूज हो गए हैं, और या शायद उनके अंदर कोई इस तरह की इम्यूनिटी है, या वो जो है इस वायरस से इम्यून हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में उनका जो गैर मुहतात रवैया है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट का, उन्होंने इंडिया को इस इंसानी अलमिये से दो चार कर दिया है। और आपके सामने है कि वहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी भी तौर पे इंसानों के लिए 21वीं सदी में रहते हुए इन हालात से दो चार होना ये कबल बयान से बाहर है। जिस तरह की वहाँ सूरत हाल है, अल्लाह ताला इससे तमाम इंसानों को, तमाम लोगों को महफूज रखे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जिस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को, शायद वो उस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं कर पाई। लेकिन बिल्कुल इससे मिलती जुलती तो नहीं कह सकते करीब सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त देखी जा रही है, जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं। तो आपके ख़्याल में क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी ऐसी सूरत हाल में जा सकता है जिसका सामना इस वक्त इंडिया कर रहा है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पाकिस्तान और इंडिया के जो मारूजी हालात हैं, लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो डेंसिटी है, अस्पतालों की जो सूरत हाल है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो तकरीबन एक जैसा है। लेकिन हमारे लिए जो एक चीज़ सबक आमोज रही है वो ये है कि इंडिया में जो सूरत हाल है वो हमने अपनी आंखों से पहले होती हुई देख ली है। इसलिए मैं कभी उम्मीद करता हूँ कि लोगों का जो रवैया है वो अब मुहतात हो गया है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी इसे दोबारा से एक बहुत ही सीरियस मसले के तौर पे टेकअप किया है। और मुझे थोड़ी सी कंसर्न है आने वाली जो ईद है, अगर उसमें हमारे लोग सेंसिबली बिहेव करते हैं और इसमें जो खुलम खुला जो मिलाप है, फैमिलीज़ का आना जाना है, एक दूसरे से गले मिलना है, अगर वो सेंसिबली इस ईद को गुजार लेते हैं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस सूरत हाल में नहीं जाएगा।
लेकिन अगर इस ईद पे दिन रात शॉपिंग्स हुई और लोग आज़ादाना एक दूसरे से मिलते रहे और इसमें उन्होंने केयर का मुजाहरा ना किया, तो आपके सामने है कि हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोई शानदार नहीं है। उसमें भी ऑक्सीजन के जो हैं वो रिज़र्व इतने ज़्यादा नहीं हैं। बल्कि आपके अगले क्वेश्चन में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये ऑक्सीजन की जो फैसिलिटी है ये किस तरह से होती है और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। जी और बिल्कुल मॉडर्न जो बिल्कुल, ये ज़रूर हमने जानना है कि जब हम पिछले 1.5 पौने 2 साल से इस पैंडेमिक में मौजूद हैं, इस बहरान में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन के जो ज़ख़ायर हैं, जो सिलेंडर्स हैं या जो भी उसके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उस पे काम नहीं किया जा सका, ख़ास तौर पे हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो ये जो बहरान अभी इंडिया में नज़र आ रहा है और पाकिस्तान में आई डोंट नो क्या सिचुएशन होगी, ये बहरान ऑक्सीजन का क्यों पैदा हुआ है? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल में जाना चाहूँगा ताकि मैं अपने व्यूवर्स को समझा सकूँ कि ये ऑक्सीजन जो मेडिकल ऑक्सीजन है ये क्या होती है और ये किस तरीके से स्टोरेज इसकी होती है और किस तरीके से ये डिलीवर होती है। एक जो आम कंसेप्ट हमारे ज़हन में है वो यही है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन सिलेंडर में होती है और ये सिलेंडर्स जो हैं इनकी बैटरीज जो हैं वो अस्पतालों में लगी हुई होती हैं और अगर किसी घर में या किसी जगह पे अगर ऑक्सीजन आपको चाहिए तो आप इसी जो एक सिलेंडर है उसी में आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन ये मॉडर्न कंसेप्ट जो ऑक्सीजन का अस्पतालों के लिए है वो ये इन सिलेंडर्स का नहीं है, जिनमें ऑक्सीजन जो है एक कंप्रेस्ड फॉर्म में गैस की फॉर्म में एक सिलेंडर में होती है। क्योंकि इस तरीके से ऑक्सीजन के बहुत ही कम जो मिकदार है वो आप उसे स्टोर कर सकते हैं और इतने सिलेंडर्स को भी जो है वो हासिल करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना ये एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जितने जो मॉडर्न अस्पताल हैं उनमें जो ऑक्सीजन की स्टोरेज होती है वो लिक्विड ऑक्सीजन की सूरत में होती है। ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है जब ऑक्सीजन को -183 डिग्री तक कूल किया जाता है तो ऑक्सीजन जो है लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। इसका फायदा ये होता है कि 1 लीटर जो लिक्विड ऑक्सीजन का है वो 860 लीटर गैसियस ऑक्सीजन को जो है जनरेट करता है। यानी ये इसकी एक कंप्रेस्ड तरीन फॉर्म है। इसलिए आप जब भी यहाँ बरतानिया में देखते हैं या पाकिस्तान में भी जो बड़े अस्पताल हैं जिन्हें टर्शरी केयर हम हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ सफ़ेद रंग के एक बड़ी सी वेसल्स लगी होती हैं अस्पतालों के बाहर। तो वो लिक्विड ऑक्सीजन की वेसल्स होती हैं और उन वेसल्स में इतनी ज़्यादा तादाद में ऑक्सीजन मिकदार में होती है कि वो महीना 2 महीना के लिए काफ़ी होती है। क्योंकि उसमें जो 1 लीटर है वो 860 लीटर ऑक्सीजन को जनरेट करता है जब उसे इवेपोरेट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अब मॉडर्न कंट्रीज़ में तो ये फैसिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान में शायद इस लेवल पे उनको पहुंचने में टाइम लगे, या अगर वहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन जो अभी सिलेंडर फॉर्म में ऑक्सीजन है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान क्या उसके पास इतने रिजर्वाइज हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर पाएंगे? मेरे ख्याल में जब हॉस्पिटल्स, आप जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो उसमें जो ऑक्सीजन के बेड्स होते हैं अस्पताल में 100% जो बेड्स होते हैं उन पे ऑक्सीजन नहीं होती। अमूमन 60 से 70% जो एरिया है उसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो बेड होते हैं, यानी कि उन पे ऑक्सीजन का पोर्ट लगा हुआ होता है। और जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें लिक्विड ऑक्सीजन की फैसिलिटी होती है। तो होता यह है कि किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था कि कोई ऐसी सिचुएशन भी जनरेट होगी जिसमें तमाम अस्पताल के मरीजों को ऑक्सीजन जो है ना वो मिल रही होगी। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था। इसलिए ये जो ऑक्सीजन था ये एक ब्लाइंड स्पॉट रह गया, क्योंकि जो स्ट्रेटेजीज बनाने वाले मुल्क थे वो ज्यादातर वेस्टर्न थे और उन्होंने उनके अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद थी और उनके अमूमन छोटे अस्पतालों में भी लिक्विड ऑक्सीजन ही होती है। तो उनके जहन में वहमो गुमान में ये चीज नहीं थी कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनमें आज भी सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं। जैसा इंडिया में हमने देखा है कि लोग गाड़ियों में बाहर, फुटपाथों पे, हॉस्पिटल के बाहर सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन वो ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है
कि आपको सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग वीडियोस बनाते मिल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करने के एक तरह से टोटके बता रहे हैं लोगों को कि आप इस तरह से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में। आपके क्या ख़्याल में लोगों को इन टोटकों पे अमल करना चाहिए? मैं ये जानना चाहूँगा ये टोटके क्या हैं? क्योंकि मेरी नज़र में ये असल में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो जो एक मेरा ख़्याल है नाक और गले को साफ़ करने के लिए न्यूबलाइज़र की मशीन होती है, उसके ज़रिए उन्होंने एक डॉक्टर साहब ने बताने की कोशिश की कि आप इससे भी ऑक्सीजन जो है वो ले सकते हैं, और मेरे ख़्याल में बाद में शायद इसकी कुछ लोगों ने तरदीद भी की। असल में जो ऑक्सीजन है वो मेरा ख्याल है नेबुलाइजेशन की बात तो हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है, और जब हम ब्रीथ करते हैं तो वही ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जो है वो शामिल होती है। लेकिन जब हमारे लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं कोविड से या नमूनिया से या किसी भी ऐसी बीमारी से जिसमें रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो हमें हमारे लिए ये 21% जो ऑक्सीजन है ये काफ़ी नहीं होती। तो जो इसको ओवरकम करने के लिए जो हम किया जाता है, हम करते हैं, हम एडिशनल ऑक्सीजन लेते हैं प्योर फॉर्म में, यानी कि ये जो कंसंट्रेशन है हम इसे अपने नाक के नज़दीक 21% से बढ़ा के 40%, 50%, 60%, हत्ता कि अगर इंटुबेटेड पेशेंट हो तो 100% तक भी हम इसे ले जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ किसी मशीन या नेबुलाइजर से आप ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन आएगी ऑक्सीजन प्लांट से, जो कि या तो सिलेंडर फॉर्म में होगी, कंप्रेस फॉर्म में, या फिर जो मॉडर्न उसका तरीका है लिक्विड ऑक्सीजन का। जी डॉक्टर साहब, हम एक ब्रेक की तरफ जाने लगे, लेकिन नाजरीन जो अभी तक की डिस्कशन हुई है उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि जो ऑक्सीजन है, ख़ास तौर पे जो लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन है, अगर पाकिस्तान या इंडिया या इस तरह के दूसरे ममालिक अगर इनको आइंदा इस तरह की सूरत हाल से बचना है तो इनको मॉडर्न वेज़ जो है, जो जिस तरह लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को दोबारा स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक। रमज़ान हमारे साथ। आज हमारा एक बड़ा ख़ुसूसी प्रोग्राम जो कि कोरोना वायरस के जो असरात हैं पूरी दुनिया पे, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वैक्सीन जो है वो कितनी मौसर साबित हो रही है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इंडिया और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जहाँ पे कोरोना वायरस ने दोबारा सर उठाया है, उनकी सूरत हाल पे भी गुफ्तगू हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी ऑक्सीजन के हवाले से बातचीत चल रही थी। ऑक्सीजन जो है इस पेंडेमिक में एक बहुत ही अहम टूल के तौर पे यकीनन लाइफ सेविंग टूल है जिसको हॉस्पिटल्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें आज एहसास होता है कि हम एक आज़ाद आबो हवा में, फ़िज़ा में लाखों करोड़ों टन जितनी ऑक्सीजन है, जितनी मर्ज़ी चाहें हम वो इनहेल करते हैं, अपने फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, इस काबिल किया कि हम मसनूई ऑक्सीजन का सहारा लिए बग़ैर हम ज़िंदा हैं। यहाँ पे मैं आपको अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि हमारी जो लाइव कॉल्स के लिए लाइन है वो ओपन कर दी गई है। अगर आप कोई क्वेश्चन इस कोरोना वायरस के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके नॉलेज में कोई पाकिस्तान में या इंडिया में ऐसे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद है और वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में काम आ रही है? एग्जैक्टली जिस तरह मैं पहले भी बयान करता रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन है वो इंटेग्रल उसका पार्ट है, और उसमें जो इनबिल्ट ऑक्सीजन की जो फैसिलिटी होती है वो लिक्विड ऑक्सीजन की है। लिक्विड ऑक्सीजन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऑक्सीजन का दरिया है या समंदर है जो अस्पताल के किनारे पे बह रहा है। एक दफ़ा एक वेसल जब लिक्विड ऑक्सीजन की भर दी जाती है तो तकरीबन महीना डेढ़ उसको रीफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी रीज़न ये है कि 1 लीटर जो है लिक्विड ऑक्सीजन का वो 860 लीटर गैसियस ऑक्सीजन जो है उसको डिलीवर करता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी भी तहसील, और ये मैं इंडिया में भी बता सकता हूँ और तीसरे थर्ड वर्ल्ड में भी यही होगा,
किसी भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, मेरे ख्याल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के लेवल तक जो ऑक्सीजन की फैसिलिटी है वो लिक्विड ऑक्सीजन की नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बड़े अस्पताल हैं जिन्हें हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं, जिनके साथ अमूमन मेडिकल कॉलेज अटैच होता है, क्योंकि ये बड़े अस्पताल होते हैं, तो पाकिस्तान में और इंडिया में भी इन अस्पतालों में जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन और इस सूरत हाल में तो वहाँ पे एडमिशन लेना या आईसीयू तक पहुँचना, वेंटिलेटर्स तक पहुँचना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब है इन ममालिक को इस बात पे काम करना है कि जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी फराम करें। अदरवाइज़ तो वो एक पंजाबी का मुहावरा है, वो कहते हैं लाहौर ले चलो, तो एवरीवन कैन नॉट गो टू द बिग सिटीज़ एक्चुअली। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत हकीकी तर्जुमान है कि हमारे जो मुल्क हैं वो अभी तक बुनियादी जो सहूलियात हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी है, उसमें भी वो किस हद तक जो दकियानूसी सिस्टम था, पुराने सिलेंडरों का जो सिस्टम था, उसके ऊपर आज तक भी चल रहे हैं। तो इन्हें अपग्रेड करने की अशद ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में अभी की जो सूरत हाल है इसने हुकूमतों को ये सोचने पे मजबूर किया होगा कि वो यकीनन इन मॉडर्न वेज़ की तरफ बढ़ें ताकि इंसानों की, लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो बचाई जा सकें। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे एनएचएस में काम कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर आप पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। इस वक्त सूरत हाल हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल है? क्या वो जो एमरजेंसी, जो कोरोना वायरस एमरजेंसी थी, क्या उसका ख़ात्मा हो चुका है? क्या जो नॉर्मल रेगुलर प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या वो रिस्टोर हो चुकी हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खुशखबरी है तमाम लोगों के लिए जो बहुत अरसे से वेटिंग लिस्ट के ऊपर थे अपने ऑपरेशंस के लिए या दीगर प्रोसीजर्स के लिए। तो इस वक्त जो एनएचएस में, ख़ासतौर पे जिस ट्रस्ट में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे सूरत हाल अब काफ़ी हद तक हौसला अफजा है। और जून से ऑनवर्ड जो हैं हमारे जो रूटीन ऑपरेशंस हैं वो शुरू हो रहे हैं। अगरचे कोरोना के केसेस काफ़ी हद तक कम हो गए, लेकिन क्योंकि जो हेल्थ केयर स्टाफ था वो बेचारा बर्न आउट हो चुका था तकरीबन, तो इसीलिए हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें ये डिसाइड किया गया है कि तकरीबन 1 महीने का जो रेस्ट है स्टाफ को देके, ताकि वो दोबारा से एनर्जी लेवल अपना गेन करें। और इस रेस्ट के बाद इंशाअल्लाह जून से ऑनवर्ड जो है हमारे जो रूटीन के ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। बल्कि इसमें जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें इस बात पे जो है वो गौर किया जा रहा है कि हमारा जो काम है वो हफ्ते के 7 दिन जो है ना कर दिया जाए। तो जो वीकेंड के ऊपर काम है उसका लोगों को एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। लेकिन ये आवाम की सहूलत के लिए कि ऐसे लोग जिनके ऑपरेशंस बहुत अरसे से रुके हुए थे और बड़ा बैकलॉग था, वो इस तरीके से उसे कवर करने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारा एक सेगमेंट है छोटी सी नेकी, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा खूबसूरत मैसेज हम हर प्रोग्राम में देने की कोशिश करते हैं, तो आइए अपना सेगमेंट देखते हैं, छोटी सी नेकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरआन मजीद ही में क़ुरआन मजीद की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत, मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन व हुदन व रहमा व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, एक ऐसी किताब हमने भेजी है जो हिदायत है, जो शिफा है, जो तुम्हारे सीनों के रोग को दूर करेगी, तुम्हारी तमाम बीमारियों को दूर करेगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे लिए एक रहमत है। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दुनिया में भेजकर उनकी हिदायत के लिए वक्तन फ़वक्तन आसमानी हिदायत के लिए किताबें नाज़िल फरमाई। कहीं सुहफ़ इब्राहीम, सुहफ़ मूसा के अलावा 4 बड़ी किताबें और तौरात, ज़बूर और इंजील, इन तमाम का ख़ुलासा अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन मजीद में नाज़िल फरमाया और क़ुरआन मजीद को एक जामे किताब
बनाकर भेजा। दुनिया की किसी किताब को भी आप देखेंगे तो वो किसी एक मौजू पे बात करेगी, एक चीज़ उसमें होगी, एक नहीं होगी, एक जो है वो आपके लिए कोई गाइडेंस होगी, दूसरी तरफ नहीं होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हमें एक ऐसी किताब अता फ़रमाई है, कुरान मजीद एक ऐसी दौलत हमें अता फ़रमाई है कि ये पूरी उलूम का इहाता किए हुए है। जो भी जिस निस्बत से जो भी जिसकी तलाश में इसके करीब आएगा, वो जो है वो मईशत हो, वो सियासत हो, वो क़ियादत हो, वो सियादत हो, वो इबादत हो, वो रूहानियत हो, वो निज़ाम फ़ल्कियात हो, जहाँ जो कुछ आप तलाश करना चाहेंगे इस कुरान मजीद के करीब आएँ और इसमें गोते लगाएं, इसके उलूम में, तो तुम्हें वहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फ़ज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी। अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम को तमाम कलामों पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जिस तरह रब्बुल आलमीन खालिक हैं और उनको अपने मखलूक पर फ़जीलत हासिल है। नाज़रीन किराम, ये एक ऐसी अजीम किताब है, जो भी इसके साथ जुड़ेगा, जिस सीने में ये महफूज हुआ उसको उसने इज़्ज़त अता फ़रमाई, जिस घर में इसकी तलावत हुई उस घर में बरकतें नाज़िल फ़रमाई। नाज़रीन किराम, जिस किताब जिस कागज़ पर ये लिखा गया उस कागज़ को उसने इज़्ज़त अता फ़रमाई। जिस निस्बत से जो भी इसके करीब, इस किताब के करीब आया, इससे जुड़ा, अपनी निस्बत जोड़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इज़्ज़तें और बुलंदियाँ अता फ़रमाई। क्यों न हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी कौमों को इस किताब और इस कुरान की वजह से इज़्ज़तें अता फ़रमाएंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसके पैगाम को समझेंगे नहीं और उसको ठुकराएंगे, तो यकीनन वो खुसरान में होंगे, बर्बादी में होंगे। नाज़रीन किराम, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के दौर में एक शख्स की बेटी थी, उसने कसम उठाई कि मैं अपनी बेटी को दोनों जहान की नेमतें दूंगा। उसके जहेज़ में मसला उठा, उलमा फ़ुक़हा के पास पहुंचा कि मैंने तो ये कसम उठाई, नहीं तो मेरी बीवी मुझ पर तलाक़ हो जाएगी। तो इमाम शाफ़ी के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने उसको बुलाया, कहा कि तुम यकीनन मालदार हो, तुम्हारे पास लेकिन दोनों जहान की नेमत तो तुम्हारे पास नहीं है। उसने कहा, मैं क्या करूं, एक तरफ जो है वो मेरी बीवी का मसला है कि उसको तलाक़ पड़ जाएगी, दूसरी तरफ मैंने कसम उठाई है। उन्होंने कहा, अपनी बच्ची को जो है जहेज़ के साथ साथ कुरान मजीद का एक नुस्खा दे दो, क्योंकि ये दोनों जहानों की दौलत है, ये दोनों जहानों का माल है, ये दोनों जहानों का ख़जाना है। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपनी औलादों को कुरान पढ़ाते हैं, खुशनसीब हैं वो लोग जो कुरान की तिलावत करते हैं, खुशनसीब हैं वो लोग जो कुरान सीखते हैं, खुशनसीब हैं वो लोग जो कुरान सिखाते हैं, खुशनसीब हैं वो लोग कि जो कुरान सीखने और सिखाने की महफ़िलें सजाते हैं, इंतज़ाम करते हैं। नाज़रीन किराम, आइए इस तबक़े के साथ हम जुड़ जाएँ जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद सीखने, सिखाने और उसकी तालीमात को समझने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। व्यूअर्स, आपने बहुत खूबसूरत मैसेज कुरान मजीद के हवाले से सुना हमारे छोटी सी नेकी के सेगमेंट में। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने और उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी लाइंस भी ओपन हैं, अगर आपने वैक्सीनेशन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना, आप हमें कॉल ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम सवालात का सिलसिला इनसे दोबारा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन जो है वो रोल आउट कर दी गई थी, मरहलावार इन्होंने वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट किया। पहले की वर्कर्स की तरफ गए, फिर उसके बाद जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो बूढ़े अफराद हैं, उनकी तरफ गए, और आहिस्ता आहिस्ता एज ब्रैकेट जो है वो नीचे आती जा रही है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस वक्त तक कितने लोगों को यूके के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो लगा दी गई है, और ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा? जी अतर साहब, जो वैक्सीनेशन जहां से बेसिकली यूके ने एक हारी हुई जंग जो जीती, वो इस वैक्सीनेशन के रोल आउट के ज़रिए।
और इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी ही शानदार थी, लॉजिकल थी। और क्योंकि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत कम थी, इसलिए कम तरीन रिसोर्सेज को जब आप यूज़ करते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी से अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसीलिए जो यूके हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 4 ऐसे ग्रोह जो हैं लोगों के वो आइडेंटिफाई किए जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे अगेंस्ट कोविड। ऑफ कोर्स सबसे पहले की वर्कर जो हैं फ्रंट लाइन हॉस्पिटल स्टाफ, उसके बाद बहुत ही एल्डरली लोग 70 साल से ऊपर के, फिर 60 और 70 के दरमियान, और चौथा वो ग्रोह लोगों का जो 60 से कम है लेकिन उनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, लाइक उन्हें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, कीमोथेरेपी वो ले रहे हैं। तो अब तक की जो स्टैटिस्टिक है 50% से ज़्यादा जो यूके की पॉपुलेशन है उन्हें कम से कम एक डोज जो है वो लग चुकी है। और मेरे ख्याल में मज़ीद इसमें 2 या 3 माह और लगेंगे और इसमें ये जो परसेंटेज है ये तकरीबन 75-80% तक चला जाएगा। क्योंकि आपके इल्म में है कि 18 साल से कम जो लोग हैं और जो बच्चे हैं उन्हें ये वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है अगेंस्ट कोविड या जो अब तक का डेटा है उसमें ये देखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो अमूमन कोरोना से महफूज तस्वुर किए जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मेरे जहन में ये क्वेश्चन था और शायद आम पब्लिक के जहन में भी ये क्वेश्चन था कि क्या बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह आप अल्हम्दुलिल्लाह आपको वैक्सीन की दोनों जो डोजेज़ हैं वो लग चुकी हैं, इसके अलावा मुझे और इस तरह हमारे जितने भी कोलीग्स हैं बेशुमार लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के अमल से गुज़र चुके हैं। तो क्या हम अपने आप को आज़ाद तस्वर करें, हम खुलेआम फिरें, हम जिससे मर्ज़ी मिलें, गले मिलें, ईद पे जो मर्ज़ी करें, क्या कोरोना वायरस अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? गुड सवाल, अच्छा सवाल है माशाल्लाह। इशू ये है कि क्योंकि कोरोना को गुजरे हुए अभी ये पैंडेमिक चल रही है, अभी इतना अरसा गुजरा ही नहीं है कि इस पे साइंसी जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल हो जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो तस्वर किया जाता है कि अगर आपको दोनों डोजेज वैक्सीन की लग चुकी हैं तो आप काफ़ी हद तक खुद महफूज हैं। यानी अगर आपको कोविड उसके बाद अगर होता भी है तो आपको उसका जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड टू मॉडरेट होगा, यानी आप शदीद बीमार नहीं होंगे। इस तरह की बीमारी या पेचीदगी जिससे अस्पताल जाना पड़े, आईसीयू में दाखिल होना पड़े, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, उसका जो एहतमाल है, चांसेस हैं, वो 89% तक कम हो जाते हैं। तो इसे हम एफिकेसी कहते हैं वैक्सीन की। तो वैक्सीन लगने के बाद आप यकीनी तौर पे कोविड की जो पेचीदगियां या शदीद बीमारी है उससे 90% तक महफूज हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको हल्का सा कोविड हो सकता है और आप कोविड को फैला भी सकते हैं, आप कोविड के एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये वैक्सीन जो है वो अभी ज़िंदगी में एक दफ़ा हमें लग गई या हर साल लगेगी, या इसका क्या आगे किस तरह से इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे? एग्जैक्टली, अगेन बहुत अच्छा सवाल है। इशू इसमें यह है कि क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं गुजरा कि साइंसदान इसमें बता सकें कि क्या आपको सिर्फ एक ही वैक्सीन की ज़रूरत है या बार बार लगानी पड़ेगी। अभी यह है कि वैक्सीन रोल आउट हो गई और लोगों का जो एंटीबॉडी लेवल है उसको चेक किया जाता है। अगर तो ये एंटीबॉडी लेवल मेंटेन रहता है, मिसाल के तौर पे साल के बाद भी आप चेक करते हैं और एंटीबॉडी लेवल जो है वो मेंटेन्ड है, तो इससे मुराद ये है कि आपको और किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पते की बात यह है कि अभी तक क्योंकि वो अरसा गुजरा ही नहीं है तो लिहाजा ये कहना कबल वक्त है। हो सकता है ये एक ही दफ़ा की वैक्सीन जो है आपके लिए काफ़ी रहे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और इसकी जो इम्यूनिटी का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो हो सकता है आपको हर साल इसकी जो है वो डोज लेनी पड़े। और आप ऑलरेडी यूके में रहते हुए लोग जानते हैं कि हर साल जो है जो
कॉमन कोल्ड जो फ्लू के अगेंस्ट जिसे हम फ्लू जैब कहते हैं, वो हर साल जो है हम लगवाते हैं और लोग लगवाते हैं, तो हो सकता है इसी तरीके से आपको ज़्यादा अरसा ये वैक्सीन लगवानी पड़े। डॉक्टर साहब, क्या आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको ज़रूरत नहीं पेश आई कि वो फ्लू जैब लगवाएं? क्या वैक्सीन ने उसके लिए भी इम्यूनिटी जो है वो क्रिएट कर दी है? एक्चुअली जो फ्लू जैब है वो अमूमन अक्टूबर या नवंबर यानी कि विंटर आने से पहले जो है वो लगता है। तो आपके सामने है कि जो लास्ट ईयर का फ्लू जैब है वो मुझे तो लगा था, क्योंकि अभी वो नेक्स्ट जो है वो अक्टूबर आया ही नहीं है, तो लिहाजा ये कहना कबल वक्त है। सही है। कुछ लोगों ने अपने तौर पे एक ऑब्जर्वेशन शेयर की कि शायद वैक्सीन लग गई है तो ये उसके लिए भी इफ़ेक्टिव होगी, आम जो फ्लू है, कोल्ड है, उसके लिए भी इफ़ेक्टिव होगी। अच्छा, अब मेरा एक और क्वेश्चन है और वो ये है कि जो कोरोना वायरस है वो अपनी शक्लें, अपनी हैयत जो है वो तब्दील कर रहा है। जिस तरह साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का नाम आया, फिर ब्रिटिश वेरिएंट का नाम आया, अब इंडियन वेरिएंट का नाम आ रहा है, तो आने वाले वक्तों में तो ये शक्लें चेंज करता रहेगा। क्या जब भी कोई नया वायरस किसी भी मुल्क से यहाँ पे आएगा तो ये वैक्सीनेशन उसके ख़िलाफ़ उतनी ही मौसर होगी या आपको अभी उसके नताइज का इंतज़ार करना पड़ेगा कि उस पर इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं? एग्जैक्टली, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सवाल कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा अधूरा रह गया था, जिसमें जो लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि इस साल जो है वो उन्हें जुकाम या जो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, वो नहीं हुआ। तो उसकी जो मेरी नज़र में रीजनिंग हो सकती है कि लोग ऑलरेडी जो है सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और मास्क यूज़ कर रहे थे। तो आपके नॉलेज में है कि ये तमाम जो विंटर एसोसिएटेड जो फ्लू है, ये भी तो एक इंसान से दूसरे को लगता था ना? जी, पोलन से लगता है, एक दूसरे से लगता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। जब लोग मास्क पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, तो दरमियान में ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल ठीक है। और इसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बदरजा उत्तम पहले से ही कोविड की वजह से प्रैक्टिस की जा रही थी। इसलिए ये जो गुज़श्ता साल है, विंटर है, इसमें ये जो इलनेस है इसकी बहुत कम जो है तादाद केसेस रिपोर्ट हुए। अब आपके इस करंट सवाल की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन जो है, अब जो वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया जितने भी हैं ना, इन्हें भी अल्लाह ताला ने एक, अगरचे ये छोटे से एक ही खलिए पे मुश्तमिल हैं, वायरस तो जिंदा भी नहीं है आउटसाइड ह्यूमन सेल या आउटसाइड लिविंग सेल, लेकिन अल्लाह ने इन जरासीमों को भी एक छोटी सी इंटेलिजेंस दी है और इन जरासीमों को भी किसी जरिए से पता चलता है कि बाहर के जो इंसान हैं उसके बारे में क्या इकदाम कर रहे हैं और वो क्या दवाइयां बना रहे हैं, क्या वैक्सीनें बना रहे हैं। तो इसके रिजल्ट में ये तमाम वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, ये तमाम अपनी जो शक्लें हैं वो तब्दील करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह कोई चोर है वो चोरी करने के बाद अपना हुलिया, गेटअप चेंज कर लेता है और उसे अगर कोई पुरानी तस्वीर देख के तलाश करता फिरे तो वो यकीनन धोखा खा जाएगा। तो यही सूरत हाल इस वायरस के साथ है। तो ये जितनी वक्त गुजर रहा है और ये जितनी तेजी से फैल रहा है, इसी तरीके से ये अपने बच्चे जो हैं वो जन्म दे रहा है और नई नई शाखें और नए नए स्ट्रेन जो हैं वो इससे बन रहे हैं। लेकिन मेरे पास गुड न्यूज़ ये है कि अब तक जितने जो वेरिएंट हैं, वो साउथ अफ्रीकन हो, ब्रिटिश हो या इंडिया में जो वेरिएंट है, वो इंडिया में जो ऑलरेडी मौजूद वायरस और बरतानवी जो वायरस था उसकी डुअल म्यूटेशन का है। लेकिन उसे भी जब लैब में टेस्ट किया गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो उसे अब तक कवर कर रही है। तो ये गुड न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तक की जितनी वेरिएंट्स हैं वो ये वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है उससे कंट्रोल में आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई ऐसा वेरिएंट नहीं दरियाफ्त हुआ जो इस वैक्सीन के जो इम्यूनिटी है इसको ओवरकम कर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जब तकरीबन कोई 1 माह पहले सेकंड डोज़ लगी वैक्सीन की, तो जो की वर्कर जिन्होंने मुझे इंजेक्ट किया उन्होंने मुझे कहा ये जो वैक्सीन का कार्ड है इसको आपने संभाल के रखना है, मे भी ये आपको ट्रैवल करते हुए आपको ये ज़रूरी वहाँ पे दिखाना पड़ जाए। तो एक जो टर्म हम सुनते थे वैक्सीन पासपोर्ट की,
तो क्या ये जो कार्ड्स हैं या कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा जिसकी बुनियाद पे जो यूके के रेजिडेंट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल कर पाएंगे? एग्जैक्टली जब मैंने वैक्सीन लगवाई और मुझे भी जब सेकंड डोज दी गई तो मुझे भी यही कार्ड दिया गया और मैंने भी अब इस कार्ड को बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। इस पे जो वैक्सीन की बैच नंबर है वो मेंशन्ड है और ये एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट है इस पैंडेमिक में। और यकीनन जब बाद में गवर्नमेंट्स ये फैसला करेंगी और उनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं कि कौन सा शख्स कितना महफूज हो, तो शायद आने वाले वक्त में ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं उनके लिए शायद जो सफरी आसानियां हैं वो पैदा कर दी जाएं। शायद उनके लिए क्वारंटीन करना जो है वो लाजमी करार ना पाए और उन्हें शायद ट्रैवलिंग के लिए जो है काफ़ी हद तक आज़ादी दी जाए। तो इस बेसिकली प्रोसेस को जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं इसको टर्म इसका नाम दिया जा रहा है वैक्सीन पासपोर्ट्स, यानी ऐसे लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हैं शायद आने वाले वक्त में उन्हें फ्रीली ट्रैवल करने की इजाज़त मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रैवल की अब बात आई है तो जिस तरह यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ने अनाउंस किया है कि वो जून से अपने बॉर्डर्स ओपन कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए कि वो लोग वहाँ पे आके अपनी हॉलीडेज़ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। यकीनी तौर पे बरतानिया से लोग भी हॉलीडे के लिए जाना चाहेंगे और इसी तरह बरतानिया भी शायद आने वाले दिनों में अपने बॉर्डर्स ओपन करेगा टूरिज़म के लिए। तो जब ये सारी टूरिज़म दोबारा स्टार्ट हो जाएगी तो उस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं, क्या दोबारा कुछ इस तरह का जो संगीन सूरत हाल है वो पैदा होने के चांसेस हैं, या चूँकि वैक्सीन लग चुकी है और लोग जो है वो इम्यून हो चुके हैं तो शायद इस तरह की सूरत हाल दोबारा ना हो? अगेन कोई भी पैंडेमिक है या कोई भी सिचुएशन जो कि यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल भी हो, अल्टीमेटली जो दुनिया है और उसके जो कारोबार हैं उसे इनडेफिनेट पीरियड के लिए तो बंद नहीं ज़ाहिर रखा जा सकता। टूरिज़्म जो है, ये ट्रैवलिंग है, ये इसेंशियल है इंसान की जो मईशत है और उसका जो रोज़गार ज़िंदगी है उसमें ये अज़द ज़रूरी है और इसे ऑफ कोर्स इनडेफिनेट पीरियड के लिए तो बंद नहीं रखा जा सकता। लेकिन मेरी राय में ऐसे लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हैं उनके ट्रैवल करने से और उनके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने से जो वबा है उसके फैलने का ख़तरा अगरचे है लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन ऐसे मुल्क जिनमें अभी तक वैक्सीन रोल आउट नहीं हुई और जिसमें जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो बहुत सुस्त रहा है और उन्होंने अब तक की जो पैंडेमिक है उसे सिर्फ लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग से ही कम करने की या कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उनमें जो फ्री ट्रैवलिंग है उसे अलाउ कर देना ये खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी जी डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। आपकी गुफ्तगू से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और जो लोग लाइव ये प्रोग्राम नहीं देख सके वो इस्लाम चैनल उर्दू के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक के पेज के ऊपर जाके ये प्रोग्राम देख सकते हैं। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन जो हैं जो हमने रेज़ किए, हमने डॉक्टर साहब से डिस्कस किए, उनकी एक्सपर्टीज से हमने फ़ायदा उठाया और यकीनी तौर पे सारी गुफ्तगू को आप दोबारा सुन सकते हैं। कोरोना वायरस जो है न जाने कब इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमने सीखी और वो ये सीखी कि हमने एमरजेंसी सूरत हाल में, बुरे वक्त में हंसते रहना, मुस्कुराते रहना सीख लिया है। अतहर अब्बास को इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर हूँ। रमदान 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 रमदान